नमस्कार, जोहार। मैं मानसी गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है देश दुनिया की बड़ी खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। सरकारी नौकरी बीएसएफ में कांस्टेबल ट्रेड्समैन के 3,588 पदों पर भर्ती, 10वीं पास को मौका, सैलरी 70,000 तक। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के 3,588 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट www.bsf.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इनमें पुरुषों के लिए 3,406 और महिलाओं के लिए 182 पद आरक्षित हैं। इस भर्ती का नोटिफिकेशन 22 जुलाई 2025 को जारी किया गया है। चुनाव आयोग ने शुरू की उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारी, कहा जल्द घोषित होगा कार्यक्रम। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद चुनाव आयोग एक्शन मोड में आ गया है। आयोग ने नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। आयोग ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंधित तैयारियां शुरू कर दी हैं। तैयारी संबंधी गतिविधियां पूरी होने के बाद जल्द ही उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। जगदीप धनखड़ ने सोमवार को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया था। हीरो HF डीलक्स प्रो लॉन्च, कीमत 73,550 रुपए। नए ग्राफिक्स के साथ सेगमेंट फर्स्ट LED हेडलैम्प, 60 से 70 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज। हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी पॉपुलर बाइक HF डीलक्स का नया वेरिएंट HF डीलक्स प्रो लॉन्च किया है। इसकी कीमत 73,550 रुपए एक्स शोरूम दिल्ली रखी गई है। ये बाइक स्टाइलिश डिजाइन और कई नए फीचर्स के साथ आई है। केदारनाथ तक 7 किलोमीटर सुरंग बनाने का प्लान, 11 किलोमीटर रास्ता घटेगा। अभी गौरीकुंड से 16 किलोमीटर पैदल मार्ग, मंदिर तक जाने के 2 रास्ते होंगे। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय केदारनाथ तक 7 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने की तैयारी कर रहा है। ऐसा हुआ तो आने वाले 4-5 साल में केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने के 2 रास्ते हो जाएंगे। इनमें से एक रास्ता हर मौसम में मंदिर तक सीधी पहुंच देगा। अभी गौरीकुंड से रामबाड़ा डिंचोली होते हुए केदार धाम तक का पैदल मार्ग 16 किलोमीटर लंबा है। टनल बनने के बाद ये 5 किलोमीटर ही बचेगा। दरअसल 2013 और जुलाई 2024 की त्रासदी से सबक लेते हुए केंद्र ने केदारनाथ मंदिर तक के नए सुरक्षित रास्ते को बनाने की योजना पर काम शुरू किया है। इसके लिए मंत्रालय ने कंसल्टेंट के जरिए पहाड़ का प्रारंभिक सर्वेक्षण करा लिया है। जम्मू कश्मीर में लैंडस्लाइड से 2 की जान गई। झारखंड बिहार में बिजली गिरने से 7 की मौत। दिल्ली में बारिश के बाद पानी भरा, ट्रैफिक जाम। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में हुए लैंडस्लाइड में 2 लोगों की मौत हो गई। मंगलवार बुधवार की रात बदोरा पहाड़ी क्षेत्र में लैंडस्लाइड के समय दोनों तंबू में सो रहे थे। मौसम विभाग ने उधमपुर में अगले 72 घंटों तक रुक रुक कर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। झारखंड में बिजली गिरने से 4 महिलाओं और बिहार में 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं 2 महिलाएं झुलस गईं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक प्रदेश में मानसून कमजोर पड़ गया है। अगले 48 घंटे में बारिश का अनुमान नहीं है। दिल्ली और उससे सटे उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बुधवार सुबह से ही बारिश हो रही है। इसके चलते कई इलाकों में पानी भर गया। कई जगह ट्रैफिक जाम की स्थिति देखी गई। गाजियाबाद में रामनगर एलिवेटेड रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें नजर आईं। वहीं मेरठ के भी कई इलाकों में जल भरा हुआ। राहुल बोले, ट्रंप कौन होते हैं सीज फायर कराने वाले? सरकार कहती है ऑपरेशन सिंदूर चालू है। ट्रंप का 25वीं बार बंद कराने का दावा। संसद में मॉनसून सत्र में हिस्सा लेकर बाहर निकले राहुल गांधी ने बुधवार को ऑपरेशन सिंदूर पर केंद्र सरकार से सवाल पूछे। राहुल ने कहा, सरकार कहती है ऑपरेशन सिंदूर चालू है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप बंद कराने का दावा कर चुके हैं। ट्रंप ने 25 बार बोला कि उन्होंने सीज फायर कराया। वो कौन होते हैं बोलने वाले, ये उनका काम नहीं है। लेकिन पीएम मोदी ने इस पर एक जवाब नहीं दिया। ऐसा लगता है दाल में कुछ काला है। इससे पहले लोकसभा में बिहार वोटर वेरिफिकेशन मुद्दे पर हंगामा हुआ। विपक्षी सांसद नारेबाजी करते हुए वेल में चले आए। उन्होंने काले कपड़े लहराए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें शांत रहने की अपील की। स्पीकर ने विपक्षी सांसदों को नारेबाजी से मना किया और कहा, आप सड़क का व्यवहार संसद में ना करें। देश के नागरिक आपको देख रहे हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्थ बीमा प्रीमियम पर खत्म हो सकता है जीएसटी। टर्म लाइफ इंश्योरेंस पर राहत की उम्मीद। जीएसटी के मोर्चे पर वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। जीएसटी परिषद स्वास्थ्य बीमा और टर्म लाइफ बीमा प्रीमियम पर टैक्स हटाने की योजना बना रही है। मंत्रियों की एक समिति ने इन पर पूरी तरह से जीएसटी छूट देने का सुझाव दिया है। अगर ऐसा होता है तो इससे लाखों लोगों को बचत होगी। बुजुर्गों और मध्य वर्ग के बीच बीमा पहुंच बढ़ाने में मदद मिलेगी। दरअसल जीएसटी परिषद लंबे समय से इस पर विचार कर रही है। टर्म लाइफ बीमा और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम
प्रीमियम पर फिलहाल 18% जीएसटी लगता है। मंत्रियों की एक समिति ने सिफारिश की है कि टर्म लाइफ बीमा के प्रीमियम पर सभी पॉलिसी धारकों को जरूर राहत मिलनी चाहिए, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो, जबकि वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में राहत मिले। सोना 1,502 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई पर इस साल अब तक 24,340 रुपए महंगा हुआ 1,04,000 तक जा सकता है। सोने चांदी के दाम आज यानी 23 जुलाई को ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोने का दाम 994 रुपए बढ़कर 1,502 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। इससे पहले ये 99,508 रुपए पर था। वहीं चांदी की कीमत 1,007 रुपए बढ़कर 1,15,500 रुपए प्रति किलो हो गई है। इससे पहले चांदी 1,14,493 रुपए पर थी। नीतीश ने सदन में तेजस्वी को बच्चा कहा, बोले तुम्हारे माता पिता सीएम थे, क्या किया था? तेजस्वी ने कहा दोनों डिप्टी सीएम सूत्र वाले। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के आज तीसरे दिन सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच तीखी बहस हुई। पहले तेजस्वी ने बिहार के एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। तेजस्वी ने कहा चुनाव आयोग ने आधार कार्ड को वैलिड नहीं माना है। 2% लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स हैं, 11 डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। किसी भी पेपर के लिए बिहार सबसे फिसड्डी राज्य है। ऐसे पेपर मांगे जा रहे हैं जो गरीब के पास नहीं है। आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड, राशन कार्ड की अनुमति क्यों नहीं दी गई? सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी ये अपनी बात नहीं रखते हैं। 24 जुलाई को आयकर दिवस का बहिष्कार, लंबित मुद्दों को लेकर विभागीय कर्मचारी करेंगे विरोध प्रदर्शन। देश भर के आयकर कर्मचारी 24 जुलाई को आधिकारिक आयकर दिवस समारोह का बहिष्कार करेंगे। कर्मचारी केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड द्वारा अपनी समस्याओं को नजरअंदाज किए जाने से नाराज हैं। आयकर कर्मचारी महासंघ और आयकर राजपत्रित अधिकारी संघ का प्रतिनिधित्व करने वाली संयुक्त कार्य परिषद ने बताया कि आने वाले हफ्तों में विरोध और तेज किया जाएगा। इससे देश भर में कर प्रशासन के कार्यों में बाधा उत्पन्न हो सकती है। ग्राहकों की शिकायतें तेजी से बढ़ रही। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बोले बैंकर्स में सहानुभूति की कमी। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जे ने देश के बैंकर्स में सहानुभूति की कमी पर अफसोस जताया है। उन्होंने ये भी कहा कि जहां धोखाधड़ी जैसे गंभीर पहलुओं को लेकर ग्राहकों की शिकायतों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे हालात में बैंकर्स में सहानुभूति की कमी सही नहीं है। 12 जुलाई को आरबीआई की ओर से प्रवर्तित एनआईबीएम के एक कार्यक्रम में बोलते हुए स्वामीनाथन ने कहा कि ऑटोमेशन बढ़ रहा है लेकिन जिम्मेदारी घट रही है और ग्राहकों को अंतहीन टेम्पलेट, ईमेल और हेल्पलाइन लूप से जूझना पड़ रहा है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने स्पष्ट किया कि यदि बैंकर्स को बैंकिंग प्रणाली में लोगों का विश्वास बनाए रखना है तो इन मुद्दों का समाधान करना जरूरी है। रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर मंगलवार को यह भाषण प्रकाशित किया गया। भारत ने पासपोर्ट रैंकिंग में 8 स्थानों की लगाई छलांग। 59 देशों में वीजा मुक्त यात्रा संभव। भारत ने जनवरी 2025 के बाद से अपनी पासपोर्ट रैंकिंग में बड़ा सुधार दर्ज किया और 85 से 77वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत की पासपोर्ट रैंकिंग 8 स्थान ऊपर चढ़ गई है। भारत को 59 के लिए वीजा पहुंच प्राप्त हो गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की रैंकिंग में इसकी पुष्टि हुई है। सिंगापुर ने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है, जहां उसे दुनिया भर के 227 गंतव्यों में से 193 तक वीजा मुक्त पहुंच प्रदान की गई है। जुलाई 2025 में प्रकाशित ये रैंकिंग अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA के विशिष्ट आंकड़ों पर आधारित है और ये उन गंतव्यों की संख्या दर्शाती है जहां पासपोर्ट बिना पूर्व वीजा के प्रवेश की अनुमति देता है। एशियाई पड़ोसी देश जापान और दक्षिण कोरिया संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं, जहां प्रत्येक को 190 गंतव्यों तक वीजा मुक्त पहुंच प्राप्त है। एयरपोर्ट अथॉरिटी में नौकरी का मौका, सैलरी 1.5 लाख तक। इस तारीख तक करें आवेदन। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी AAI ने योजना और संचालन विभागों में वरिष्ठ सलाहकार, सीनियर कंसल्टेंट पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये भर्ती अनुबंध के आधार पर ही की जा रही है और चुने गए उम्मीदवारों को 1.5 लाख प्रति माह तक का समेकित वेतन मिलेगा। इच्छुक उम्मीदवार AAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 1 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI ने योजना विभाग में वरिष्ठ सलाहकार पद के लिए 6 रिक्तियों की घोषणा की है। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार की अधिकतम आयु 1 अगस्त 2025 को 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस पद के लिए उम्मीदवार के पास सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, अवसंरचना, मॉनिटरिंग, निष्पादन या MIS विकास जैसे क्षेत्रों में स्नातक डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही किसी भी परियोजना में विशेषज्ञता वाले MBA डिग्री और 8 से 10 वर्षों का अनुभव आवश्यक है। IIT या NIT से ग्रेजुएट उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी, खासकर जिनका अनुभव हवाई अड्डों के निर्माण या योजना से जुड़ा हो।
सरकारी नौकरी बैंक ऑफ बड़ौदा में 2500 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख करीब 24 जुलाई तक करें अप्लाई। बैंक ऑफ बड़ौदा ने लोकल बैंक ऑफिसर के 2500 पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 24 जुलाई तय की गई है। उम्मीदवार बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट www.bankofbaroda.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। भारतीय वायु सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेंगे पाकिस्तानी विमान, सरकार ने 23 अगस्त तक बढ़ाई पाबंदी। भारत ने एक बार फिर पाकिस्तानी विमानों के अपने हवाई क्षेत्र में प्रवेश पर पाबंदी को बढ़ा दिया है। अब ये नोटिस टू एयरमैन 23 अगस्त 2025 तक प्रभावी रहेगा। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल के मुताबिक ये फैसला देश की मौजूदा रणनीतिक प्राथमिकताओं और सुरक्षा चिंताओं के अनुरूप लिया गया है। विमानन और सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने मंगलवार को एक्स पर जानकारी दी कि भारतीय हवाई क्षेत्रों में पाकिस्तानी विमानों के प्रवेश पर लगी पाबंदी को 23 अगस्त 2025 तक बढ़ा दिया गया है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में बताया, हवाई क्षेत्र प्रतिबंध पर अपडेट नोटिस टू एयरमैन के तहत पाकिस्तानी विमानों के भारत में प्रवेश पर लगी रोक को आधिकारिक रूप से 23 अगस्त 2025 तक बढ़ा दिया गया है। ये फैसला रणनीतिक परिस्थितियों और मौजूदा सुरक्षा प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए लिया गया। भारतीय यूजर्स अब यूपीआई का इस्तेमाल कर विदेशी ई कॉमर्स साइट्स पर भी कर सकेंगे भुगतान। पेपाल वर्ल्ड लॉन्च। भारतीय उपयोगकर्ता अब पेपाल के माध्यम से यूपीआई का उपयोग करके आसानी से क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कर सकते हैं। वैश्विक भुगतान कंपनी पेपाल ने पेपाल वर्ल्ड नामक एक नए प्लेटफॉर्म की घोषणा की है। इसका उद्देश्य दुनिया की सबसे बड़ी भुगतान प्रणालियों और डिजिटल वॉलेट से जोड़ना है। बैंक ऑफ बड़ौदा में एलबीओ भर्ती के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 3 अगस्त तक करें आवेदन। बैंकिंग क्षेत्र में करियर बनाने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने लोकल बैंक ऑफिसर पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया की पंजीकरण अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। अब इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी 3 अगस्त 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। पहले ये अंतिम तिथि 24 जुलाई 2025 थी। इस भर्ती अभियान के जरिए 2500 लोकल बैंक ऑफिसर पदों को भरा जाएगा। कुल 2500 रिक्तियों में से 1043 पद अनारक्षित वर्ग के लिए निर्धारित हैं। इसके अलावा 367 पद अनुसूचित जाति के लिए, 178 पद अनुसूचित जनजाति के लिए, 667 पद अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी और 245 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। चयनित उम्मीदवारों को 1 वर्ष की प्रोबेशन अवधि पर रखा जाएगा, जिसके दौरान उनके कार्य प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा। भारी बारिश और बाढ़ से 12 राज्यों में फसलें तबाह, 1,58,000 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित। भारी बारिश और बाढ़ के कारण 1 अप्रैल से अब तक 12 राज्यों में 1,58,000 हेक्टेयर से अधिक फसल क्षेत्र प्रभावित हुआ है। सरकारी आंकड़ों से ये जानकारी मिली है। प्रभावित क्षेत्रों में कृषि और बागवानी दोनों फसलें शामिल हैं। लोकसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मानसून सीजन 2025 के दौरान ओलावृष्टि, भारी बारिश और बाढ़ के कारण प्रभावित फसल क्षेत्र का विवरण साझा किया। चौहान ने कहा कि प्रभावित फसलों में धान, गेहूं, जौ, सरसों, ज्वार, बाजरा, मक्का, प्याज और बागवानी फसलें शामिल हैं। 6 राज्यों में सालाना जीएसटी कर संग्रह 1 लाख करोड़ से अधिक। सक्रिय करदाताओं में यूपी सबसे आगे। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के लागू हुए 8 साल पूरे हो गए हैं। इस दौरान सक्रिय करदाताओं की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है, लेकिन अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखने वाले बाकी बड़े राज्यों का हिस्सा काफी कम है। खास बात है कि पंजीकृत हर 5 करदाताओं में एक महिला शामिल है। एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक अर्थव्यवस्था में 8.4% योगदान देने वाले यूपी में कुल 20.08 लाख या 13.2% सक्रिय करदाता हैं, लेकिन बाकी बड़े राज्यों का हाल इसके उलट है। तमिलनाडु अर्थव्यवस्था में 8.9% योगदान देता है, जबकि राज्य में सक्रिय जीएसटी करदाताओं में हिस्सेदारी 7.7% है। कर्नाटक अर्थव्यवस्था में 8.4% योगदान देता है, जबकि सक्रिय करदाताओं का हिस्सा 6.9% है। वहीं तेलंगाना में सक्रिय करदाताओं की हिस्सेदारी 3.6% और आंध्र प्रदेश में 2.8% के स्तर पर है।